मेवाड़ के इतिहास के वो पन्ने जो तत्कालीन इतिहासकारों ने छिपा दिए, मगर ये वो नहीं जानते कि इतिहास पूरे कागज पर चली कलम का मोहताज नहीं होता। इतिहास तलवार की धार से पत्थर को कागज बनाकर लिखा जाता है, जो अमिट है अर्थात कभी नहीं मिटता। नमस्कार, मैं हूँ राजू सम्राट। मेरे साथ कैमरे के पीछे खड़े हैं गणेश कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है सफेद खबर अर्थात व्हाइट न्यूज। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात क्या हुआ, कहीं पढ़ा अपने शायद नहीं, तो चलो पन्ने पलटते हैं स्वाभिमान मेवाड़ धरा के। यहाँ से जो पन्ने हटा दिए गए हैं उन्हें वापस संकलित करना ही होगा, क्योंकि वही हिंदू रेजिडेंस और शौर्य के प्रतीक हैं। इतिहास में तो ये भी नहीं पढ़ाया गया है कि हल्दी घाटी युद्ध में जब महाराणा प्रताप ने कुंवर मान सिंह के हाथी पर जब प्रहार किया तो शाही फौज 5-6 कोस दूर तक भाग गई थी और अकबर के आने के ख्वाह से युद्ध में सम्मिलित हुई है। ये वाकया अबुल फजल की पुस्तक अकबरनामा में आपको मिल जाएगा जब कभी आप अकबरनामा पढ़ेंगे तो। क्या हल्दी घाटी अलग से युद्ध था या एक बड़े युद्ध की छोटी सी घटनाओं में से बस एक शुरुआती घटना मात्र थी, जिसको इतना बढ़ा चढ़ाकर बाद में प्रेरित किया गया। महाराणा प्रताप को इतिहासकारों ने हल्दी घाटी तक सीमित करके मेवाड़ के इतिहास के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। वास्तविकता में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हुए कई युद्ध की शुरुआत पर था। मुगल न तो केवल प्रताप को पकड़ सके और न ही मेवाड़ पर कभी आधिपत्य जमा सके। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा के पास सिर्फ 7,000 सैनिक ही बचे थे और कुछ ही समय में मुगलों का कुंभलगढ़, गोंगुंदा, उदयपुर और आसपास के ठिकानों पर अधिकार हो गया था। उस स्थिति में महाराणा ने गुरिल्ला युद्ध की योजना बनाई और मुगलों को कभी भी मेवाड़ में बसने नहीं दिया, सेटल नहीं होने दिया। महाराणा के शौर्य से विचलित अकबर ने उनको दबाने के लिए सन 1576 में हुए हल्दी घाटी के बाद भी हर साल 1577 से लेकर 1582 के बीच 1-1 लाख के सैन्य बल भेजे, जो कि महाराणा को झुकाने में नाकामयाब रहे। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप के खजांची भामा शाह और उनके भाई ताराचंद मालवा से दंड के 25 लाख रुपए और 2000 असरफियाँ लेकर हाजिर हुए। इस घटना के बाद महाराणा प्रताप ने भामा शाह का बहुत ज़्यादा सम्मान किया और दिवेर पर हमले की योजना बनाई। भामा शाह ने जितना धन महाराणा को राज्य के सेवा के लिए दिया, उससे 25,000 सैनिकों को 12 साल तक रसद यानी भोजन सामग्री दी जा सकती थी। बस फिर क्या था, महाराणा ने फिर से अपनी सेना संगठित करनी शुरू की और कुछ ही समय में 40,000 लड़ाकों यानी सेना के साथ एक शक्तिशाली सैन्य बल तैयार कर लिया। उसके बाद शुरू हुआ हल्दी घाटी का युद्ध का दूसरा भाग यानी दूसरा इतिहास, जिसको इतिहास से षड्यंत्र के तहत हटा दिया गया, एकदम दरकिनार कर दिया गया। आप यूँ कह सकते हैं कि इसको एकदम दरकिनार कर दिया गया। इसे बैटल ऑफ दिवेर कहा गया। और अगर हम करें बात सन 1582 की, विजयदशमी का वो दिन था और महाराणा ने अपनी नई संगठित सेना के साथ मेवाड़ को वापस स्वतंत्र कराने का प्रण लिया। उसके बाद सेना को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया, यानी 2 भागों में बांट दिया और बांट करके युद्ध का बिगुल मुगलों के खिलाफ महाराणा प्रताप ने फूंक दिया। एक टुकड़ी की कमान स्वयं महाराणा प्रताप के हाथ में थी और दूसरे का नेतृत्व जो है उनके पुत्र अमर सिंह कर रहे थे। कर्नल डाट ने भी अपनी किताब में हल्दी घाटी को और दिवेर के युद्ध को राजस्थान का मैराथन बताया है। ये वही घटनाएं हैं जिनके इर्द गिर्द आप फिल्म 300 कभी देख चुके हैं बॉलीवुड में, और इर्द गिर्द एक फिल्म भी 300 के नाम से बन चुकी है। कर्नल डाट ने भी महाराणा और उनके सेना के शौर्य
तेज और देश के प्रति उनके अभिमान को स्पार्टस के तुल्य ही बताया, जो युद्ध भूमि में अपने से 4 गुना बड़ी सेना से यूं ही टकरा जाते थे। दिवेर का युद्ध बड़ा भीषण था। महाराणा प्रताप की सेना ने महाराज कुमार अमर सिंह के नेतृत्व में दिवेर थाने पर हमला किया। हजारों की संख्या में मुगल राजपूती तलवारों, बरछों, भालों और कटारों से विद्ध छिद गए। युद्ध में महाराज कुमार अमर सिंह ने सुल्तान खान मुगल को बरछा मारा, जो सुल्तान खान और उसके घोड़े को काटता हुआ, चीरता हुआ बीच से ही निकल गया। उसी युद्ध में एक अन्य राजपूत की तलवार एक हाथी पर लगी और उसका पैर बिल्कुल अलग हो गया, धड़ से अलग हो गया उसका पैर हाथी का। सोचिए इतनी ताकत थी राजपूतों में, राजपूत सेनानियों में। महाराणा प्रताप ने बहलोल खान मुगल के सर पर वार किया और तलवार से उसे घोड़े समेत 2 हिस्सों में चीर दिया, यानी काट दिया। शौर्य की ये वानगी इतिहास में कहीं देखने को आपको नहीं मिलती। उसके बाद यह कहावत बनी कि मेवाड़ में सवार को एक ही वार में घोड़े समेत काट दिया जाता है, अर्थात जो घोड़े बैठा होता है उसको एक ही वार में मेवाड़ में वहाँ के जो सैनिक थे, जो राजपूत राजा थे, वो एक ही वार में काट दिया करते थे। ये घटनाएं मुगलों को भयभीत करने के लिए बहुत थी। बचे खुचे 36,000 मुगल सैनिकों ने महाराणा के सामने आत्मसमर्पण किया। दिवेर के युद्ध के ने मुगलों का मनोबल इस तरह तोड़ दिया कि जिसके परिणाम स्वरूप मुगलों को मेवाड़ में बनाई अपनी सारी 36 थानों ठिकानों को छोड़ के भागना पड़ा। यहाँ तक कि जब मुगल कुंभलगढ़ का किला तक रातों रात खाली करके भाग ही गए। दिवेर के युद्ध के बाद प्रताप ने गोगुंदा, कुंभलगढ़, बस्सी, चावंड, जावर, मदारिया, मोही, मांडलगढ़ जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद भी महाराणा और उनकी सेना ने अभियान जारी रखते हुए चित्तौड़गढ़ को छोड़ के मेवाड़ के सारे ठिकाने दुर्ग वापस स्वतंत्र करा लिए। अधिकांश मेवाड़ को पुनः कब्जा के बाद महाराणा प्रताप ने आदेश निकाला कि अगर कोई एक बिस्वा जमीन भी खेती के लिए मुसलमानों को हासिल करेगा, अर्थात टैक्स के अनुसार देगा, उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इसके बाद मेवाड़ और आसपास के बचे हुए शाही ठिकानों पर रसद की पूरी सुरक्षा के साथ अजमेर से मंगाई जाती थी। दिवेर का युद्ध न केवल महाराणा प्रताप बल्कि मुगलों के इतिहास में भी बहुत ही निर्णायक रहा। मुट्ठी भर राजपूतों ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में राज करने वाले मुगलों के हृदय में भय भर दिया, अर्थात डर भर दिया था। दिवेर के युद्ध ने मेवाड़ में अकबर की विजय के सिलसिले में न सिर्फ विराम लगा दिया, बल्कि मुगलों में ऐसा भय संचार कर दिया कि अकबर के समय में मेवाड़ पर बड़े आक्रमण लगभग बंद हो गए। महाराणा के बारे में इस घटना से क्रोधित होकर अकबर ने हर साल लाखों सैनिकों के सैन्य बल अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में अगुवाई में मेवाड़ भेजने जारी रखे, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। अकबर खुद 6 महीने मेवाड़ पर चढ़ाई करने के मकसद से मेवाड़ के आसपास डेरा डाले रहा, लेकिन ये महाराणा द्वारा बहलोल खान को उसके घोड़े समेत आधा चीर देने के ही डर था कि वो सीधे तौर पर कभी भी मेवाड़ पर चढ़ाई नहीं करने आया। ये इतिहास के वो पन्ने हैं जिनको दरबारी इतिहासकार जानबूझकर आपसे दूर रखते हैं, पाठ्यक्रम से गायब कर देते हैं, जिन्हें अब वापस करने का प्रयास किया जा रहा है। क्षत्रिय इतिहास के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमारे इतिहास के बारे में कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मैं एक ऐसी ही कहानी के साथ फिर मिलूंगा कैमरामैन गणेश कुमार के साथ। तब तक आप स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।